नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनबीसी भारत के स्पेशल शो रूबरू में, जहां हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिन्होंने अपने कार्य और अपनी सोच से समाज में बदलाव लाए हैं। ये हैं भाजपा के राजनीतिक रणनीतिकार एवं जन सर्वेक्षण वैज्ञानिक। आइए स्वागत करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर ज़हीर खान जी का। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स के साथ काम कर चुके हैं और आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हेड रह चुके हैं। यूनिसेफ में तकनीकी आपने अपना सहयोग दिया है। आपने साथ ही सोशल वर्क भी काफ़ी किया है। तो सोशल वर्क करने के पीछे आपकी प्रेरणा कैसी रही, क्या थी? देखिए, सोशल वर्क तो हर इंसान को हमेशा ही करना चाहिए। उससे क्या हमारा समाज आगे बढ़ता है, लोगों की परेशानी दूर करनी चाहिए और दूसरों के काम में आना चाहिए। ये शुरू से मुझे प्रेरणा थी। मैं पूरे इंडिया में, जब मैं NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इंडिया का जब हेड था, तो मैं पूरी कंट्री में घूमा हूँ, हर राज्य में गया हूँ, हर स्टेट्स में गया हूँ। स्वच्छ भारत के आप क्या योगदान था स्वच्छ भारत में आपका? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया था और ये सफाई पे काफ़ी ज़ोर दिया गया था। और अगर सफाई होगी, हर जगह सफाई होगी, तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी कम होंगे। तो ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और अभी भी चल रहा है। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काफ़ी सालों तक काम किया है और आपने वैज्ञानिक के तौर पर भी देश के लिए काफ़ी काम किया है और साथ ही बीजेपी में रहकर आपने जनता की काफ़ी सेवा करी है। आप वडोदरा से हैं, तो आपने वेस्ट बंगाल में जाके आपने काम किया है, आपको मौका मिला था 2019 में काम करने का लोकसभा चुनाव में। तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्या मुश्किलें आई थी आपके दौर में? देखिए, मेरा जो राजनीतिक कैरियर है 2019 जनवरी में चालू हुआ था। मुझे वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी। वेस्ट बंगाल में गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले भी गया था पर एज ए पॉलिटिशियन पहली बार गया। अच्छा लगा, पूरे बंगाल को देखा। लोकसभा के अंदर काफ़ी मेहनत की गई। वहाँ की मुस्लिम संख्या जो है और कंट्री के जो दूसरे स्टेट्स हैं उनकी तुलना में वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट में 25% है, इट वेरीज फ्रॉम 25 to 85%। मैंने अपना कैरियर जो एज ए साइंटिस्ट चालू किया। मैं यूपी पॉपुलेशन प्रोग्राम का भी हेड रहा हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इंडिया का हेड था। एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, वारसी मैक्रो कहते हैं उसको, ICF इंटरनेशनल अभी नया नाम है उसका। ये US गवर्नमेंट के फंडिंग पे काम करती है। तो हमारा टारगेट ये था कि अमेरिका की तरफ से, मैंने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया। हम इंडिया के साइंटिस्ट को कैसे आगे बढ़ाएं, उनकी कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज़ करें, ये मेन था। तो इंडिया में कोई रिसर्च वर्क होता नहीं था ठीक से, ना कोई सैम्पल सर्वे होता था, ना कोई टेक्निकल गाइडलाइंस थी। तो अमेरिका की सहायता से यहाँ सहायता दी गई है। अब कंट्री तो इतना बड़ा है, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर से लेके इधर चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, इधर आ जाइए बंगाल, इस तरफ आ जाइए, उधर चले जाइए केरला, बीच में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट में जाइए तो गुजरात है। हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर्स हैं इंडिया में, अलग अलग भाषाएं हैं। तो कहीं भी जाते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि लैंग्वेज, जैसे अब नागालैंड जाते हैं तो वहाँ 18 डायलेक्ट्स हैं कम से कम। नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आपस में लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। तो कठिनाइयाँ हैं, चैलेंजेस भी हैं। पर कठिनाइयाँ और चैलेंजेस हैं ना, हमें उनको देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इतना सक्सेसफुल सर्वे है, ये दुनिया की का जो जितना भी सैंपल है, सबसे लार्जेस्ट सैंपल सर्वे है सर्वे का। और इसका जो डाटा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती हैं, हेल्थ एंड पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई जाती है इसमें। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। तो हमने कंट्री में साइंटिस्ट, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, लोकल साइंटिस्ट की, सर्वे कैसे किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, एनालिसिस कैसे किया जाता है, सर्वे मॉनिटरिंग कैसे होगी। आज पूरा कंट्री, कोई भी सर्वे हो रहा है इंडिया में, छोटा सर्वे बड़ा हो, उसी पैटर्न पे हो रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ये 93 में पहली बार सर्वे हुआ था इंडिया में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का पहला राउंड था, मैं उसमें भी था।
मैं नागालैंड में था उस टाइम पे, और उसके बाद जो सेकंड राउंड हुआ और थर्ड राउंड हुआ, मैं उसमें कंट्री हेड भी था। मैंने टेक्निकल सपोर्ट दिया है सर्वे को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे कंडक्ट किया जाए। अगर हम बात करें बीजेपी और मुसलमानों की, ज़हीर खान और मुसलमानों का क्या रिलेशन है? और जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी को हमेशा एंटी मुस्लिम कहा जाता है, उस पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, लेकिन आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप बीजेपी के लीडर हैं। क्या आपको क्या लगता है बीजेपी में आपका क्या वजूद है और आप मुसलमानों का आपका क्या रिश्ता है? देखिए, एक तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे काफ़ी इंटरव्यू से पूछा गया कि बीजेपी मुसलमान विरोधी पार्टी है। ये कौन कहता है? मुझे समझ नहीं आता। अरे ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है ये। मोदी जी जो 2014 में जो बीजेपी जीत के आई है, और मोदी जी तो बड़े उनका नारा जो बच्चों को याद है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुस्लिम विरोधी पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी कोई विरोधी नहीं होती है, और बीजेपी तो गुड गवर्नेंस के लिए पहचानी जाती है। और मोदी जी को तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में अब मुसलमान बहन और भाई जो है बहुत ज़्यादा उनको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। आप पूरे देश को उठा के लेके कितना डेवलपमेंट हुआ है कोरोना के अंदर, कोविड-19 उसमें कितनी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। लॉकडाउन हुआ, सही टाइम पे लॉकडाउन हुआ, हमने वैक्सीन्स भी बनाए, दूसरे कंट्रीज़ को भी हमने वैक्सीन दिए हैं, फ्री में दिए हैं। और पूरा कंट्री का देखिए, कोई हाईवे देख लीजिए, हर जगह अच्छे रोड नज़र आएंगे। स्वच्छ भारत में पूरी सफाई देखिए, पूरा प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉई को देखिए, कोई भी देखिए, सब टाइम पे काम कर रहे हैं, टाइम पे ऑफिसेज खुल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, गुड गवर्नेंस है। और क्या चाहिए देश को? आपका और मुसलमानों का क्या रिश्ता है? भाई, मुसलमान भी देश के नागरिक हैं, जैसे हिंदू भाई नागरिक हैं, मुसलमान भी। पर आप मुसलमान और हिंदुओं को बांटिए मत। मोदी जी तो सभी को प्यार करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा थोड़ी कोई एक मज़हब का है या एक पार्टी का है। प्राइम मिनिस्टर तो पूरी कंट्री का है। लेकिन कई पार्टीज ने उन पे ये आरोप लगाए हैं। पार्टीज तो कुछ भी कहती रहती हैं, वो सत्ता से दूर हैं, उनको सत्ता में कैसा आना है उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। जी, चलिए अब बात करते हैं कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो उस पर बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, अभी एग्जिट पोल भी आ गए हैं, ठीक है, और 3 तारीख को काउंटिंग होगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, भले वो एमपी हो या राजस्थान हो। एग्जिट पोल पे मैं खुद एक सर्वे स्पेशलिस्ट हूँ। एग्जिट पोल कैसे किया जाता है मुझे खुद मालूम है, मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं मैं सभी को जानता हूँ, उनमें से ज़्यादातर मेरे अंडर में काम कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। कैसे सैंपल सिलेक्शन लेते हैं और कैसे सर्वे करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है एक्चुअली। दूसरा एक तकलीफ़ और आती है, एग्जिट पोल वाले भी करेंगे क्या, जो वोट डाल के आ रहा है कोई भी, वो भी तेज़ हो गए, वो सही बात बताएंगे ही नहीं आपको। डाला बीजेपी को है और वो बता देंगे हमने कांग्रेस को डाला है, तो एग्जिट पोल भी कैसे सही निकलेंगे। तो ये तो 3 तारीख को ही फैसला होगा किस्मत का कि किसकी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, वो बीजेपी की आएगी या कांग्रेस की आएगी। इंशाल्लाह मुझे यकीन है, और हमारा जो कैडर है उस पर यकीन है। हमारी खुद की इंटरनल रिपोर्ट्स भी होती हैं, बहुमत बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है सभी स्टेट्स के अंदर। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात की जाए तो बीजेपी की क्या स्कीम्स हैं, वो ऐसा क्या अलग करेंगी जिससे कि लोग किसी और पार्टी को वोट ना देकर सिर्फ बीजेपी को ही वोट दे? देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी हमारे जो रेस्पेक्टेड माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, G20 हुआ वो यहाँ पर, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की कितनी पावर है। और जब पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी की पावर को मानते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व महसूस होता है। और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है ना, हम एज ए साइंटिस्ट ज़रा सा चेंज होता है तो हम उसको डेल्टा एक्स मानते हैं। डेल्टा एक्स छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है मैथमेटिक्स के अंदर जी। और मोदी जी तो साफ नज़र आ रहा है, पूरे कंट्री में जाइए, मैं पूरी कंट्री में घूमता हूँ और लोगों से पूछता भी, बात करता हूँ। इंडिया की राजनीति 2 टाइप की है, केंद्र की राजनीति अलग है और क्षेत्र
स्टेट्स की राजनीति अलग है, जी। वहाँ पर लोकल इश्यूज होते हैं। मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि सेंटर में आने वाले 20 सालों में या 25 सालों में बीजेपी को कोई हरा पाएगा, क्योंकि बीजेपी को हराना क्या है, पब्लिक खुद प्यार कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ हमारे अगर कुछ काम छूट भी गए हैं, हम नेक्स्ट गवर्नमेंट में उसको काम को पूरा करेंगे। अब आगे की स्कीम्स क्या हैं बीजेपी की? अभी जो कई साल उन्होंने जो काम किया है वो तो ठीक है, लेकिन आगे और वो क्या ऐसा अभी करेंगी, जो काम क्या किया है, करना देखिए चाहती हैं? 2024 में पता चलेगा लोगों को, एकदम तो पता नहीं चलेगा, कोई भी काम कर रहे हैं। और हम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। अब जैसे अहमदाबाद से बॉम्बे बुलेट ट्रेन है, वो भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। और सबसे बड़ा है, जिस हमारे देश में 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू धर्म की है, और उनकी जो आस्था है वो मंदिर बनने जा रहा है, भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। ये भी एक डेवलपमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ, एज ए साइंटिस्ट कह रहा हूँ। और मैं कई स्टेट में गया, एक ने गीत लिखा हुआ है कि हमें, देखिए, हिंदू मुसलमानों में हमें नहीं बांटना चाहिए, ठीक है। भगवान राम हमारे भी पूर्वज हैं, हम कोई बाहर से थोड़ी आए, मैं कोई बाहर से थोड़ी आया हूँ, मेरे फोरफादर्स के, हाँ, तो भाई भाई ना, भाई हैं कि कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, मैं गर्व से कह रहा हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, मैं गर्व से कह रहा हूँ भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, ठीक है। हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं। मैंने बोला बंगाल इलेक्शन में 50,000 की पब्लिक के सामने मैं स्पीच दे रहा था, मैंने वो पब्लिक में से किसी ने बोला जय श्री राम, तो मैंने भी बोला जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये जो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के इंटरेस्ट है, वो ऐसी बातें करते हैं। और हमारा देश तो बड़ा महान है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल साहब ने जो लिखा है, ठीक है। और हमें बड़ी खुशी होती है, मैं गुजरात से आता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे गुजरात से हैं, है ना, हमारे रिस्पेक्टेड हैं, वो हमारे फादर फिगर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी अच्छी सेहत के लिए मैं दुआ भी करता हूँ। और 2024 के अंदर बीजेपी बहुमत से, ठीक है, 300 पार इंशाअल्लाह, है ना, आंकड़ा पार करेगी। जाते जाते एक सवाल, आप हमारी जनता को क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं एज अ सोशल वर्कर, एज अ साइंटिस्ट? आप उन्हें क्या ऐसी बात बताना चाहेंगे जिनसे वो प्रेरित हों? देखिए, 2024 के इलेक्शंस भी आ रहे हैं। मैं सबसे भाई बहनों से, मित्रों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाजपा के हाथ मजबूत कीजिए, जिससे 2024 में हमारी फिर से सरकार बनेगी तो हम और डेवलपमेंट का काम करेंगे। आपने इतना मौका दिया, और मौका दीजिए हमें, और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह वो बहुत ही मजबूत लीडर हैं, हमें उन पर विश्वास होना चाहिए और हमें कंधे से कंधे मिला के उनके सपनों को साकार करना चाहिए। हमारे शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं रूबरू के नए एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए NBC भारत।